बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। जनाब, कल की वीडियो में मैंने कहा था कि मैंने पाकिस्तान के हवाले से कोई बात नहीं करनी, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। रीज़न ये है कि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर जी बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है। सोशल मीडिया के हवाले से पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर ये जो लोग हैं, इवन कुछ लोगों को तो आतंकवादी तक का लक़ब जो दे दिया गया। सो इन सारे चीज़ों को सामने रखते हुए आई हैव डिसाइडेड कि मुझे इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए जिसमें कल परेशानी का सामना करना पड़े। देखें, मैं ये समझता हूँ कि बच बचा के आगे चलना चाहिए, और आई थिंक यही मिस्टेक हुई है चेयरमैन पीटीआई से भी, कि शायद वो थोड़ा सा चीज़ों को बच बचा के चलते तो ये नौबत ना आती। लेकिन चूंकि ज़ाहिर है पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर कभी आपको हॉट लाइन लेनी पड़ती है, कभी आपको जो है थोड़ा सा स्लो मोशन में चलना पड़ता है। तो ज़ाहिर है जो इमरान खान साहब जानते हैं या उनकी जो समझ है वो ज़ाहिर है हम तो वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। उनकी क्या सोच है, कैसे लेकर चलते हैं, ऑब्वियसली हमारा कोई म्यार नहीं है, या हम कोई भी इस तरह की बात नहीं कर सकते इवन कि उन्होंने गलत किया या कुछ। ही इज़ अ लीडर एंड ही नो वेल व्हाट टू डू। सो एक चीज़ नाज़रीन का मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले कि आगे बढ़ के मतलब कुछ चीज़ों को, आज बड़े इवेंट्स हुए हैं। आज जमात इस्लामी का गज़ा मार्च हुआ है इस्लामाबाद में, और बड़ी तादाद में लोगों ने वहाँ पे शिरकत भी की है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बड़ी शिरकत थी और बड़ा एक मजमा था। आल्दो उन्हें जो है रेड जोन में जाने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन बहरहाल इट वाज़ अ रीज़नेबल नंबर, और बड़ा एक इज्तिमा हुआ, और इज्तिमा को जारी रखने का भी जो है उन्होंने ऐलान किया। साथ ही साथ काफ लीग का लाहौर में बड़ा इज्तिमा हुआ। जो JUIF है उन्होंने कोयटा के अंदर बहुत बड़ा इज्तिमा किया है। सारे के सारे जो हैं बज़ाहिर इसराइल से इज़हार यकजहती के फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए ये इज्तिमात थे। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे एक इलेक्शन कैंपेन भी है, और ज़ाहिर है पाकिस्तानी अवाम की हमदर्दियाँ लूटने के लिए या समेटने के लिए भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। स्टंट होते हैं, सियासी स्टंट होते हैं। बहरहाल जो भी है उसको हम उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहे कि क्या उन्होंने सियासी तौर पे ही किया है ये सारा कुछ, या उन्होंने इस्लाम की मोहब्बत में या फ़लस्तीनियों की मोहब्बत में किया है। तो इसके ऊपर मैं कौन होता हूँ कि कोई नेगेटिव कमेंट कर सकूँ। नाज़रीन, थोड़ा सा मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर इस सारे चीज़ में जब आपसे मैं बात करता हूँ तो ज़ाहिर है मैं कोई बहुत बड़ा तजियाकार तो हूँ नहीं। अब ज़ाहिर है एक तजर्बा होता है इंसान की लाइफ का ना, चूँकि मैंने 1998 में जब ये फर्स्ट टाइम मार्शल लॉ लगा पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे याद है उससे पहले भी मार्शल लॉ से पहले जो वाक़यात होते थे जब कारगिल की जंग हो रही थी, तो एक इंटरेस्ट था। हालांकि बड़ी कम उम्र थी, लेकिन उस टाइम भी मैं रेडियो पे खबरें सुना करते थे। हम लोग गांव में थे तो वहाँ पे रेडियो पे खबरें सुना करते थे, और कारगिल में जी इतने फ़ौजी जो हैं हमारे शहीद हो गए। और एक नंबर जो मुझे याद है, 63 इंडियन फ़ौजी जो हैं, उस वक्त खबरों में आया था कि 63 जो है इंडियन फ़ौजी मारे गए और 13 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए। ये एक मतलब वो नंबर है जो मुझे याद है, खबरों में मैंने सुना था। तो वहाँ से ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हुए जब फिर 1998 में जब मार्शल लॉ लगा, 99 में गालिबन मार्शल लॉ जब लगा था, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लगाया था, तो वो भी खबर मैंने सुनी थी कि जमहूरी हुकूमत का तख्ता लौट दिया गया। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ जो लगा दिए गए, फिर बाद में चीफ एग्जीक्यूटिव बने। फिर 2002 में जब इलेक्शन हुआ, जब काफ लीग जीती थी, तो वो सारी चीज़ें चूँकि हमारी नज़रों के सामने हुई थी, और उस टाइम पे मैंने बड़े पोस्टर वोस्टर लगाए थे। वहाँ से अमानुल्लाह खान जदून कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े थे, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अब्दुर्रहमान अब्बासी साहब जो हैं वो हमारे हल्के से काफ लीग की तरफ से वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़े थे। तो उस टाइम पे तो मैं खैर स्कूल पढ़ता था, और काफ़ी मतलब काफ़ी समझदार था उस टाइम पे, और बड़े हम पोस्टर वोस्टर लगाते थे कि यार अब इलेक्शन हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये ग्रेजुअली सीखा है, पॉलिटिक्स के अंदर चीज़ें जो हैं वो सीखी हैं, और नज़र रखी है ये काफ़ी टाइम से, 1998 से। फिर 2006 में फ़र्स्ट टाइम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है एफिलिएशन हुई, तो ये चीज़ें हम देखते आए हैं। 2008 में जब इलेक्शन हुआ वो सारी चीज़ें नज़र में, बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब शहीद हुई, वो सारी चीज़ें देखी हैं। सो अगर कोई इस तरह की बात मैं आपके सामने करता हूँ तो उसमें आपकी राय जो है बड़ी काबिल कदर होगी मेरे लिए। आपकी जो आपकी कमेंट्स हैं और आपकी जो रहनुमाई है वो हर जगह पे रिक्वायर्ड होती है। अब ज़ाहिर है वीडियोज़ हो सकता है किसी जो है वो सियाने बंदे के पास भी जाती हों, ज़रूरी नहीं है कि सारे जो हैं वो हमारी तरह यंगस्टर ही हों, या बहुत ज़्यादा जो हैं वो लोग जो हैं वो तजर्बाकार ना हों, या सियासत को समझने वाले ही सारे शायद ना हों। लेकिन बहुत सारे लोग ऑब्वियसली इसमें बड़े लोग भी हैं, बुज़ुर्गों तक भी शायद हमारी वीडियोज़ जाती हैं। कोई देखता ना हो वो एक अलग बात है, ज़ाहिर लोग शायद सीरियस ना लेते हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप तमाम में बाप से कि जिस तक भी मेरी वीडियो पहुँचे, एटलीस्ट अपनी रहनुमाई आपने ज़रूर रहनुमाई करनी है,
कि कैसे चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, कैसे कौन सी चीज़ों को डिस्कस किया जाना चाहिए, कौन सी चीज़ों को नहीं डिस्कस किया जाना चाहिए। ये तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट थी कि अगर आपको वीडियोज़ पसंद आए, चैनल या पेज जो है आपको पसंद आए, तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। आज के जो वाक़यात हैं कि आज जो जमात इस्लामी ने एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया है इस्लामाबाद के अंदर, एक बड़ा इज्तिमा किया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि एक बड़ा नंबर था और आल्दो उन्हें जो है वो रेड जोन में जाने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन एक बड़ा नंबर था। और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कोशिश की है, लेकिन चूँकि उनके ऊपर वैसे ही आजकल क्रैकडाउन किया जाता है, उनके लोगों को निकलने नहीं दिया गया। प्रेस क्लब के बाहर जब एहतजाज करने की कोशिश की गई, वहाँ से बंदों को गिरफ़्तार किया गया। और उसके अलावा जहाँ कहीं भी उन्होंने, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले ये कॉल दी थी और बड़े इनिशियल स्टेजेस पे जब ये जंग शुरू हुई थी तो कॉल दी थी कि हमने एहतजाज करना है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त नहीं दी गई। और आज की भी खबरें ये हैं कि इस्लामाबाद के अंदर रेड जोन में एक तो उन्हें जाने नहीं दिया गया और सेकेंडली उन्हें यह भी कहा गया कि आपने इसराइल या अमेरिका के खिलाफ जो कोई नारा नहीं लगाना। अब ऑफिशियली ये चीज़ कंफर्म मुझे नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो देखा, जो ट्विटर पे देखा, तो इस तरह की चीज़ें हैं कि ये चीज़ जो है पाबंदी जो है लगाई गई है। उसके पीछे एक चीज़ आप याद रखें कि हमारे ऊपर बहुत सारी परेशानियां भी हैं, इसमें हम लोग को दो राय नहीं है कि अगर हम थोड़ा सा रियलिस्टिकली देखें तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें शायद अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। उसकी मजबूरियां भी हैं कि आईएमएफ के प्रेशर हमारे ऊपर होता है, आईएमएफ से कर्ज लिया हुआ होता है और फिर ज़ाहिर अमेरिका और इन चीज़ों को जब नाराज़ करते हैं, आल तो ये मतलब हम दुनियावी लिहाज से देखें तो ये हमारे लिए परेशानी का बायस है। अदरवाइज़ अगर देखा जाए, दीनी लिहाज से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की, उसके ऊपर अगर आपका ईमान जो है मजबूत हो तो फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती। लेकिन चूँकि जितने आजकल हमारे ईमान मजबूत हैं, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, तो वो कुछ मजबूरियाँ भी गवर्नमेंट की भी होती हैं। सारी चीज़ों को देख के चलना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर जो जमात इस्लामी का एक बड़ा नंबर था और अल्लाह ताला उनको जज़ा दे सिराजुल हक साहब को, उन्होंने एक अच्छा एक एफर्ट की और इज़हार यकजहती किया फ़लस्तीनियों के साथ। आल्दो हुकूमती लेवल पे इज़हार यकजहती होना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि फ़लस्तीनी बेजारों मददगार हैं इस वक्त वहाँ पे जो इसराइल जो तारीख़ की बदतरीन बमबारी कर रहा है, जिससे शिद्दत से वहाँ पे बमबारी हो, आज 387 लोग शहीद हुए हैं और गज़ा जो है उस पर अच्छा मज़े की बात जो आज मुझे पता चली, जो इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है, आज एक रशियन मैगज़ीन ने पूरा नक्शा छापा है और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर दिखाया है कि 3 हिस्से जो हैं वो इस वक्त हमास के कंट्रोल में आ चुके हैं और वहाँ से इसराइल को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। और ये वो चीज़ है जिसकी बुनियाद पर या जिसकी उनको जो पसपाई इख्तियार करना पड़ी है, उस खफत को मिटाने के लिए जो बमबारी इस वक्त कर रहे हैं, और सारे तमाम के तमाम जो इंसानी हकूक़ हैं या जो चीज़ें जंगी क्राइम्स में आती हैं, जंगी जराइम में आती हैं, वो सारी की सारी इसराइल इस वक्त कर रहा है। वो वजह वही है कि एक बड़ा हिस्सा जो गज़ा को उनसे छुड़ा लिया गया है और हमास का वहाँ पे मुकम्मल कंट्रोल है। एक हिस्से के ऊपर इस वक्त इसराइल जो काबिज़ है, लेकिन वहाँ पे भी गमसान की जंग इस वक्त जो है वो हो रही है और हमास जो है वो बहुत करीब है कि अगर ज़मीनी जंग होती है तो उसमें हमास उनसे वो इलाका ले लेगा। और यही वो वजह है कि इस वक्त इसराइल जो है पागलों की तरफ टूट पड़ा है और नकबा 2 करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नकबा, मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में कहा कि नकबा बेसिकली 1947 में 48 में जब ये इसराइल ने वहाँ पे पहली जो जंग हुई थी इनकी, 7,50,000 फ़लस्तीनियों को या तो निकाला गया था जबरी तौर पर या उनको शहीद कर दिया गया था और 44 उनके कस्बे या शहर जो है खाली करवाए गए थे। ये नकबा का नाम इसको दिया गया था और एग्जैक्टली अभी जो है नकबा 2 करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ये बातें मगरबी मीडिया के अंदर आना शुरू हो गई थी कि इसराइल इस वक्त गज़ा में नकबा 2 करने की कोशिश करेगा और एग्जैक्टली वो इस वक्त वही कर भी रहे हैं। अच्छा, होता क्या है, देखें मुसलमानों के अगर मुल्की लेवल के ऊपर, हुकूमती लेवल के ऊपर इस सारे मामले को उठाया जाता, और जैसे ख़ासकर मैं बार बार कहता हूँ कि अगर सऊदी अरेबिया इसके अंदर इंटरेस्ट लेता, सऊदी अरेबिया अगर अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के ये कहता कि यार ये आप क्या कर रहे हैं और नहीं करना चाहिए, इसको बंद करें, तो ये ज़रूरत नहीं है अमेरिका की इतनी कि सऊदी अरब के आगे वो खड़े हो सकते, क्योंकि सऊदी अरब का एक अपना एक मुकाम है पैसे के लिहाज से, सारी चीज़ों से। हमारी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मजबूरियाँ हैं, बहुत सारी मजबूरियाँ हैं पाकिस्तान की कि हमें थोड़ा सा बैक एंड पे रहना पड़ता है। और क्या क्या मजबूरियाँ हैं, शायद मैं सारी ना आपको गिनवा सकूँ, मजबूरियाँ बहुत सारी हैं, उनका शायद नाम मैं ना ले सकूँ कि क्या क्या मजबूरियाँ हैं। तो IMF की मैंने आपको बताई, और भी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं जो कि मैं यहाँ पे बात उस पर नहीं कर सकता, लेकिन मजबूरियां हैं बहरहाल हमारी। इसके अलावा आपकी हमारी ये मिडल ईस्ट में जो बाकी ममालिक हैं, कोई भी मुसलमान मुल्क खुलकर इस वक्त अगर फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा हो जाता, उनको असले की अगर सप्लाई शुरू कर दें, तो अब आई डोंट थिंक कि इसराइल जो है ज़्यादा अरसे तक टिक सकता। देखें, इसराइल के पास जो बड़ी पावर है, जो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज इस वक्त कर भी रहा है, वो है
फ़ज़ाई जो उनके पास पावर है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमास उसको शिकस्त नहीं दे सकता। और वैसे भी इसराइल एक बड़ा ताकतवर मुल्क है। इसराइल $7.5 अरब का असला सालाना दुनिया को बेचता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उनके पास उनकी जो पावर है वो मिलिट्री पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। एक बड़ी मिलिट्री पावर है और दुनिया के जदीद तरीन हथियार उनके पास हैं। आयरन डोम उनका जो निज़ाम है, जो दिफाई निज़ाम है, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम है, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो इसराइल एक बहुत बड़ी कुव्वत है और उसके साथ अगर हमास ने टक्कर ली है तो हमास को असले की ज़रूरत है। असला अगर हमास को पहुँचा दिया जाए या उनकी हेल्प की जाए तो हमास एक टफ टाइम इसराइल को दे भी रहा है और दे भी सकता है। सो ये सारी चीज़ें जो है हुकूमती लेवल पे करने की हैं और उसमें ज़ाहिर हमारी मजबूरियाँ हैं। बाकी जो हुकूमतें हैं, बाकी जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया है, ये सारे अगर करें तो ये बड़ा रिजल्ट इसमें से हासिल किया जा सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन करम, आज जो जमात इस्लामी के साथ साथ आज काफ लीग का भी बड़ा इज्तिमा हुआ, लाहौर के अंदर हुआ। फिर JUIF ने भी जो है वो रैलियाँ निकाली कोयटा के अंदर। सारे का सारा जो महवर था, ये सारे का सारा इसके पीछे जो उन्होंने रखा, ये जो एक उनका मकसद बताया जाता है वो यही है कि हमने फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती करना है। अब चूंकि इलेक्शन का भी दौर है, इलेक्शन भी आने वाला है, तो कुछ जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ ज़ाहिर यकजहती करेंगे और कुछ आपको पता है कि फिर ज़ाहिर सियासी स्टंट भी होते हैं, वो भी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारा जो मंजरनामा आज पाकिस्तान का था। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के अंदर चीज़ें जो सियासी सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख में वर्स्ट तरीन है इस वक्त। किसी किस्म के कोई जो है वो बेहतरी के चांस नज़र नहीं आ रहे। सियासी जमातें एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तहरीक का बदतरीन जुल्म इस वक्त ढाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब जो है डटे हुए हैं। सो सियासी अगर नुक्ता नज़र से देखा जाए तो सियासी लिहाज से भी सरगर्मियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं, उनके कन्वेंशन हो रहे हैं, उनके जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें वो भी डिस्कस कर रहे हैं। बल्कि आज उन्होंने फैसला किया है कि जो नाराज़ अरकान है, जिसमें शायद खकान अब्बासी साहब और चौधरी पर जो निसार अली खान साहब, उनसे भी मुलाकातें जो है करने का नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है। तो ये तो सियासी गहमा गहमी अपनी जगह रहेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन जो अगर लीगल वे से हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो नैब तरमीम थी, जिनको कलअदम करार दिया था उमर अता बंदियाल साहब की कोर्ट ने, 2-1 के जो तनासब से ये फैसला आया था कि नैब तरमीम को रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने नल एंड वाइड करार दिया था। उस हवाले से जो केयर टेकर हुकूमत है पाकिस्तान की, जिसका बेसिकली ये मैंडेट नहीं है, उनका जस्ट काम ये है कि आप आएँ इलेक्शन करवाएं और दैट्स इट। आपका ये काम है इलेक्शन करवाएं, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं, घर जाएँ। लेकिन उनके मैंडेट से हटकर उन्होंने फैसला ये किया है कि उन्होंने अपील कर दी है उस फैसले के खिलाफ, इंट्रा कोर्ट अपील की है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जेस्ट बेंच के सामने। अब ज़ाहिर है ये केस लगेगा और लार्जेस्ट बेंच बन भी गया है, 31 को इसकी समाअत भी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये पहले ही डिसाइडेड एक किस्म का फैसला हमें लग रहा है। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको वक्त से पहले पता चल जाती हैं इनका फैसला क्या होना है, और ये जो है अभी वक्त से पहले हमें नतीजा अखज़ कर लेना चाहिए कि चूँकि उस बेंच के अंदर जो चीफ जस्टिस के सरबराही में जो बेंच इस केस की समाअत करेगा, उसमें चीफ जस्टिस साहब हैं, काजी फायज़ ईसा साहब हैं, फिर नीचे जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब हैं, जस्टिस तारिक मसूद साहब हैं, और एक और जस्टिस हैं वो इस केस को जो है वो सुनेंगे। और आप जस्टिस अतर मैनुल्लाह साहब हैं, 5वें जज हैं। तो ये इन जजेस ने इस केस को सुनना है और इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या फ़ैसला है ना। ये जो फ़ैसला है ऑब्वियसली इसका भी अल्टीमेट फ़ैसला जो फ़ायदा है वो नवाज शरीफ साहब को दिया जाएगा। जहांगीर साहब को गालिबन इसका फ़ायदा नहीं होना, लेकिन नवाज शरीफ साहब को बहरहाल इसका फ़ायदा होगा। सो इलेक्शन का जो है टाइम अब शुरू हो चुका है, लेकिन नून लीग के अंदर कुछ वाकफान हाल ये बताते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, नून लीग इस वक्त मज़ीद उनकी कोशिश है कि इलेक्शन को मज़ीद आगे किया जाए, यानी कि जो 28 जनवरी की डेट दी गई है उससे भी इलेक्शन को आगे किया जाए। तो ये इस तरह का जो सूरत हाल है, और पाकिस्तान की इकानमी की सूरत हाल सबके सामने है। जो इस वक्त हमारे हालात हैं किसी से ढके छुपे नहीं है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की इकानमी भी तारीख की वर्स्ट तरीन सूरत हाल इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। पेट्रोल की आप प्राइसेस देख लें, आप बिजली की प्राइसेस देख लें, आप वैसे ओवरऑल खाने पीने की अशिया की प्राइसेस देख लें, मतलब बुरे तरीन हालात पाकिस्तान के हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में संभाला कैसे आ सकता है? देखें, बड़े लेवल पे एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, जो सीधी सिंपल सी बात है। इसमें मतलब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, एक नेशनल लेवल पे जब तक सियासी जमातों के दरमियान बड़े लेवल पे एक नेशनल डायलॉग नहीं होंगे तो ये मामला ऐसे निकलना। अब थोड़ा सा अगर आप सिंसेरिटी का मुजाहरा करें मुल्क के साथ, और थोड़ा सा अगर हम ये सोचें, मतलब अपनी अपनी अनाज से सारे अगर बाहर निकलें
और फिर हम इस पाकिस्तान को सामने रख के सोचें तो इस वक्त एक बड़े लेवल पे एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। तमाम सियासी रहनुमाओं को एक बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए मिलकर बैठना चाहिए। उसके अंदर इमरान खान साहब भी बैठे हैं, उसके अंदर आसिफ अली जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, और सारी चीज़ों का एक बगौर ये जायज़ा लें ये सारे लीडर मिलकर कि जो कुछ भी हुआ, जिसके साथ भी हुआ, अब 1951 से शुरू करें और आज 2023 तक सारे मामले का अगर तजिया करें तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी कि जिसमें शायद ये लोग तो डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं थे, ये शायद इनकी तो उस हिसाब से गलती बनती नहीं है। जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने 2006 में साइन किया था पीपल पार्टी और नून लीग ने, तो क्यों ऐसा नहीं किया जा सकता कि इस दफ़ा ये सारी जमातें मिलकर एक ऐसा जो है चार्टर और मैशत के हवाले से ये करें कि हमने कब तक इस मुल्क ने यूं ही नाजुक दौर में रहना है। अब ये चीज़ तो देखें कि नाजुक दौर में अब कब से चल रहे हैं, 1951 के बाद जब लियाकत अली खान साहब को शहीद किया गया, उसके बाद आज तक अब नाजुक दौर से नहीं निकल सके। वजूहत क्या थी, इनका तदारुक क्या है, इनको कौन लेकर आगे जो है इन वजूहत को कौन एड्रेस करेगा। फिर अब जिन जिन जो वजूहत हैं जिनकी वजह से मुल्क नाजुक दौर से नहीं निकल पा रहा, उसके पीछे जो है वो जो वजूहत हैं उनका तदारुक कैसे होगा, ये किसने सोचना है। ये बेसिकली जो थिंक टैंक होते हैं, जो बड़े दिमाग होते हैं, जो सियासतदान होते हैं, जिनका आवाम की नर्व्स के ऊपर जिनका ग्रिप होती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने करनी है। तो जब ये सियासतदान नहीं करें, अब देखें मतलब इनमेच्योरिटी का भी मतलब अब क्या लेवल हम इसको कहें कि सारे हमारे जो सियासतदान हैं, जो फैसला साज हैं, जो सियासतदान हैं, बेसिकली जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो सारे के सारे आपके ओवर 70, कुछ ओवर 60 तो ऑलमोस्ट सारे ही हैं। अब तो कुछ जो है ओवर 70 भी हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब हो गए ओवर 70 हैं, इमरान खान साहब ओवर 70 हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी ऑब्वियसली ओवर 70 ही होंगे, जो फजल रहमान साहब हैं वो ओवर 70 हैं। तो ये सारे जो हमारे क्रीम है, एक मतलब जो पॉलिटिकल हमारी एक क्रीम है, अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे जो हैं वो या तो 70s में इन्होंने कदम रख दिया है या ओवर 70 हैं। तो अगर आज भी ये सिंसेरिटी का मुजाहरा नहीं कर रहे, मेच्योरिटी का मुजाहरा नहीं कर रहे, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाली नस्लें पाकिस्तान को कहाँ पे देखेंगी। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इसको देखें, और आई डोंट थिंक कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है क्रैकडाउन की बातें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम सारे सोशल मीडिया वाले जितने लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं, अगर सारे ये मिलकर ये बात करें और इसको ट्रेंड बनाएं कि यार एक नेशनल डायलॉग अब करें कि इस मुल्क के साथ जो मसाइल हैं, ये देखें ऐसे कभी नहीं हल होंगे। मैं नहीं मानता, कम से कम मेरी अक्ल नहीं मानती, और मेरी अक्ल अगर नहीं मान रही कि मैं बड़ा नातजर्बाकार इंसान हूँ, मेरा इतनी मेरी शायद मेच्योरिटी वो लेवल उस तरह का नहीं है, लेकिन अगर मेरी अक्ल नहीं मान रही कि यार ये मुल्क सीधा नहीं हो सकता, उस वक्त तक सीधा नहीं हो सकता जब तक मेच्योरिटी लेवल सियासतदान अपना जो है उसका मुजाहरा करते हुए सारे मिलकर बैठ कर कोई ऐसी एक पॉलिसी नहीं बनाएंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। क्यों मतलब आप इस पर खप रहे हैं बार बार कि आपने जो है वो एक ही तजर्बा बार बार जी फलां निकाल दिया, फलां आ गया, फलां को निकाल दिया, फलां आ गया, ऐसा नहीं चलेगा। आप जब तक करते रहेंगे मुल्क नीचे ही जाएगा, इस मुल्क में ऊपर नहीं आना। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बड़े लेवल पे एक नेशनल डायलॉग और उसमें सारी सियासी जमातें बैठें और मिलकर इस मसले का हल निकालें, उसके बाद इलेक्शन करवाएं, जो कुछ होना है। अब इस माहौल में अगर इलेक्शन हो भी जाता है तो उस इलेक्शन को कौन मानेगा, उस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान क्या स्टेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑन रिकॉर्ड है। इससे पहले भी ये इलेक्शन जो होते रहे, इस तरह के माहौल में जो भी इलेक्शन हुए, उनका जो रिजल्ट निकला वो सबके सामने है। सो इसमें अगर किसी को कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए माजरत खाऊँ, लेकिन ये सारी चीज़ें जो करनी पड़ेगी। अगर आपने पाकिस्तान के लिए सोचना है, पाकिस्तान के हवाले से सोचना है, पाकिस्तान को एक बड़े लेवल पर आगे लेकर जाने का अगर आपने सोचना है, तो आज जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे, दे हैव टू सिट डाउन और नेशनल लेवल के जो डायलॉग्स हैं वो करने पड़ेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आप तमाम बाप से जाने से पहले एक फिर रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में राय से ज़रूर रखा कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। पेज अगर आप देख रहे हैं, पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।